बड़ी सोच का बड़ा जादू का पार्ट 4B। यह न देखें कि क्या है, यह देखें कि क्या हो सकता है। बड़े चिंतक सिर्फ यही नहीं देखते कि क्या है, वह यह भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। नंबर 1, रियल एस्टेट की कीमत कैसे बढ़ती है। एक बेहद सफल रियल्टर जो ग्रामीण इलाके की जायदाद का विशेषज्ञ है का कहना है कि अगर हम भविष्य की कल्पना कर सकें तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कल क्या हो सकता है, इस बात की कल्पना करना हमें सीखना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ ज़्यादातर ज़मीन जायदाद बहुत आकर्षक नहीं होती। मैं इसीलिए सफल हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को यह नहीं बताता कि उनके फार्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात की चारों तरफ बनाता हूँ कि यह फार्म भविष्य में क्या बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से यह बताऊँ, इस फार्म में इतने एकड़ ज़मीन, इतने एकड़ पेड़ हैं और यह शहर से इतने मील दूर है, तो इससे वह उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूँ कि वह इस फार्म पर क्या क्या कर सकता है, तो वह इस फार्म को खुशी खुशी खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा किस तरह करता हूँ। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और एक फ़ाइल निकाली। यह फार्म, उसने कहा, अभी अभी हमारे पास आया है। यह भी बाकी फार्मों की तरह है। यह शहर से 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालात में है और पिछले 5 साल से यहाँ खेती नहीं हुई है। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहाँ 2 दिन गुजारे। मैंने इस पूरी जगह के कई चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फार्मों को भी देखा। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में भी फार्म की लोकेशन को देखा। मैंने खुद से पूछा, यह फार्म किस बड़े काम के लिए उपयुक्त है। मुझे इसमें 3 संभावनाएं दिखी। मैंने तीनों की योजना बना ली। उसने मुझे हर योजना दिखाई। हर योजना स्पष्ट थी और विस्तार से बनी थी। एक प्लान में सुझाव दिया गया था कि फार्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया था कि विचार दमदार है, शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी हैं। इस प्लान में बताया गया था कि किस तरह यहाँ पर काफ़ी घोड़े रखे जा सकते हैं, जिससे घुड़सवारी से काफ़ी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल का विचार काफ़ी अच्छा और प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, विस्तृत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था कि पेड़ों के बीच से गुजरते हुए 1 दर्जन दंपति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई कि किस तरह इसे वृक्षों के फार्म में बदला जा सकता है, और तीसरी योजना थी कि यहाँ पर वृक्षों के फार्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता है। अब जब मैं अपने ग्राहकों से चर्चा करता हूँ तो मुझे उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाना होता कि इसके वर्तमान हालात में इस फार्म को खरीदना एक अच्छा सौदा है। मैं उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें फार्म पैसा बनाने वाला व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज़्यादा फार्म बेच सकता हूँ, ज़्यादा तेज़ी से बेच सकता हूँ, बल्कि जायदाद बेचने के मेरे तरीके का एक और फ़ायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज़्यादा कीमत पर फार्म बेच सकता हूँ। लोग ज़मीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं वह सिर्फ ज़मीन के लिए दी गई कीमत से स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होती है। इसी कारण ज़्यादातर लोग अपने फार्मों को मेरे यहाँ से बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ता जाता है। इसका संदेश यह है, वर्तमान में चीज़ें कैसी हैं यह देखने के बजाय यह देखें कि वे भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। वह केवल वर्तमान में ही नहीं उलझा रहता। नंबर 2, एक ग्राहक का कितना मूल्य होता है। एक डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे विचार आपको पुराने ज़माने के लगेंगे, परंतु मैं इस विचारधारा की हूँ कि अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना शालीन व्यवहार करेंगे तो वे बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैनों को एक ग्राहक से बहस करते सुना। ग्राहक गुस्से में बाहर चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा,
मैं $1.98 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों ख़राब करूं? इसकी ज़रूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छानूं? वह इस काबिल ही नहीं है। मैं वहाँ से चली गई, एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपने दिमाग से इस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा कि यह बहुत गंभीर मामला है। जब हमारे सेल्समैन अपने ग्राहकों को 1.98 की श्रेणी में रखते हैं, मैंने तभी यह फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुंची तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे स्टोर में पिछले साल औसत ग्राहक ने कितने पैसे का माल खरीदा। उसने मुझे जो आंकड़ा बताया उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के आंकड़ों के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइजर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर मैंने उन्हें यह बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। एक बार मैंने जब इन लोगों को यह समझा दिया कि किसी ग्राहक को एक बार की खरीदारी के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तोलना चाहिए, तो हमारे स्टोर में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की यह बात किसी भी तरीके से बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कई धंधों में शुरुआत में तो कोई लाभ ही नहीं होता। ग्राहकों की भविष्य की खरीद को देखें या न देखें कि वे वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। ग्राहकों को मूल्यवान समझने से वे बड़े नियमित संरक्षकों में बदल जाते हैं। ग्राहकों को तुच्छ समझने से वे किसी दूसरी जगह से सामान खरीदने लगते हैं। एक विद्यार्थी ने एक बार मुझे यह महत्वपूर्ण घटना सुनाई और बताया कि वह एक रेस्तरां में कभी नाश्ता क्यों नहीं करता। एक दिन लंच के लिए विद्यार्थी ने कहा, मैंने एक नए रेस्तरां में जाने का फैसला किया है। यह रेस्तरां 2 सप्ताह पहले ही खुला था। मेरे लिए अभी पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मैं जो खरीद रहा हूँ उसकी कीमत क्या है। मीट सेक्शन के पास से गुजरते समय मैंने टर्की को देखा और उस पर कीमत डाली थी 39 सेंट। जब मैं कैश रजिस्टर के पास गया तो चेकर ने मेरी ट्रे को देखा और कहा 1.09। मैंने विनम्रता से उससे दोबारा चेक करने को कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल 99 सेंट का होना चाहिए था। मेरी तरफ घूमने के बाद उसने फिर से हिसाब जोड़ा। हिसाब में जो अंतर आ रहा था वह टर्की की कीमत के कारण था। उसने 39 सेंट की जगह मुझे 49 सेंट लिए थे। फिर मैंने उसका ध्यान इस साइन बोर्ड की तरफ खींचा जिस पे लिखा हुआ था 39 सेंट। इससे वह भड़क गई। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि साइन बोर्ड पर क्या लिखा है। इसका दाम है 49 सेंट। देखिए, यह रही आज की मूल्य सूची। किसी ने शायद गलती से वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया होगा। आपको 49 सेंट ही देने होंगे। फिर मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैंने टर्की ही ली थी, क्योंकि इसीलिए इसका मूल्य 39 था, इसीलिए वो मैंने लिया था। अगर इसका मूल्य 49 सेंट होता तो मैं इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ ले लेता। इसके बाद भी उसका जवाब, चाहे जो हो, आपको 49 सेंट देने ही होंगे। मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि वहाँ खड़े रहकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। परंतु मैंने इसी समय यह फैसला भी कर लिया था कि मैं दोबारा इस रेस्तरां में नहीं आऊँगा। मैं हर साल लंच पर $250 खर्च करता हूँ और यह बात तो पक्की है कि मैं इस रेस्तरां में एक पाई भी खर्च नहीं करूँगा। यह छोटे नज़रिए का एक उदाहरण है। चेकर ने कीमत का छोटा सा अंतर ही देखा। उसने संभावित $250 की सेल नहीं देखी। नंबर 3, अंधे दूध वाले का मामला। हैरत की बात है कि लोग किस तरह भावी संभावना के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि वह पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने कहा, मैंने पड़ोस की महिला से पहले ही बात कर ली है, परंतु वे लोग 2 दिन में 1 कार्ड दूध ही लेते हैं और मैं इतनी कम रकम के लिए यहाँ रुकूं, यह फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। शायद आपकी बात सही हो, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन से बात कर रहे थे
तो आपने यह नहीं देखा कि इस घर में दूध की मांग 1-2 महीने में बढ़ने वाली है। इनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है जो निश्चित रूप से काफ़ी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे घूंसा मार दिया गया हो और फिर उसने कहा, कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है। कभी जो परिवार 2 दिन में 1 कार्ड दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 कार्ड दूध खरीदता है। परंतु वह दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। उस छोटे बच्चे के अब 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन और हो चुके हैं और मुझे जानकारी मिली है कि उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं, इसीलिए यह देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ यही नहीं देखेंगे क्या है। जो स्कूल टीचर जिमी के सिर्फ वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचेगा, वह यही सोचेगा कि जिमी बदतमीज़, पिछड़ा और गंवार है। परंतु अगर टीचर ऐसा सोचेगा कि इससे जिमी का विकास नहीं हो पाएगा, परंतु जो टीचर जिमी की संभावनाओं को देख सकेगा वही उसका विकास कर पाएगा। ज़्यादातर लोग स्किड रो से गुजरते समय केवल हारे हुए शराबियों को देख पाते हैं, परंतु कुछ निष्ठावान लोग स्किड रो से गुजरते समय एक सुधरे हुए नागरिक की संभावना को भी देख सकते हैं। और चूंकि वे भविष्य की संभावना को देख पाते हैं, इसलिए वे यहाँ पर एक सफल सुधार कार्यक्रम शुरू कर पाते हैं। नंबर 4, कौन सी चीज़ आपका मूल्य तय करती है। कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूँ। इसकी उम्र अभी 26 साल है और यह बहुत ही गरीब घर से आया था। इसके अलावा मैं यह भी जानता था कि इसकी शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। मैं यह भी जानता था कि वह ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। काफ़ी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नज़रिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। मेरे पास बैंक में $200 हैं। क्लर्क की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, न ही मेरी कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। परंतु प्रोफेसर, उसने कहा, मैंने तय कर लिया कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूँगा। मैं उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से इसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। देखिए, उसने कहा, मैं काफ़ी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने यह पाया कि जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपनी वर्तमान को ही देख पाते हैं, वे भविष्य को नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपने घटिया वर्तमान को ही देख पाते हैं। मेरे पड़ोसी का उदाहरण लें। वह लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाते हैं, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वह गरीब है और इसलिए वह यह मान लेता है कि वह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। वह इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे ज़िंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सज़ा मिली हो। मेरे दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्दी ही निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ नहीं है और मैं ज़िंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूँगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ। मैं यह देखता हूँ कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूँ। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूँ। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता हूँ बल्कि मैं बढ़िया नए उपनगरीय घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे फ़ायदा होता है। क्या यह खुद को मूल्यवान बनाने की बढ़िया योजना नहीं है? यह युवक वास्तव में अच्छी ज़िंदगी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है वह इस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं उन्हें मूल्य बढ़ाने वाला अभ्यास कहता हूँ।
नंबर 1, चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। रियल एस्टेट का उदाहरण याद करें। खुद से पूछें किस तरह मैं इस कमरे या इस घर का या इस बिज़नेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज़, चाहे वह खाली प्लॉट हो, घर हो या बिज़नेस हो, उसका मूल्य वही होगा जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। नंबर 2, लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज़्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछें, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। मैं किस तरह उन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकता हूँ। याद रखें, किसी व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होगी। नंबर 3, खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज़ एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से ना करें। इस बात से करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर इस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। मध्यम आकार की प्रिंटिंग कंपनी, 60 कर्मचारी के रिटायर्ड मालिक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना। 5 साल पहले उसने कहा, मुझे अकाउंटिंग और ऑफिस के बाकी काम के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत थी। मैंने हैरी नाम के 26 वर्षीय युवक को काम पर रख लिया। उसे प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, परंतु उसके रिकॉर्ड से पता चलता था कि वह एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो हमने उसे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि हैरी में एक गुण ऐसा था जो उसे बाकी सब लोगों से आगे कर देता था। हैरी पूरी कंपनी में गंभीरता से सच्ची रुचि लेता था। वह सिर्फ चेक नहीं लिखता था, वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वह देखता था कि वह बाकी कर्मचारियों की मदद कर सकता था, वह तत्काल काम में जुट जाता था। हैरी के आने के 1 साल के भीतर हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी मेरे पास एक फ्रेंच बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि इससे लागत कम आएगी, और इससे सचमुच लाभ हुआ। हैरी ने और भी कई ऐसे काम किए जिनसे सिर्फ इसके विभाग को ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को फ़ायदा हुआ। उसने हमारे उत्पादन विभाग का लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक पा रहा था, हैरी हमारे सेल्स मैनेजर के पास गया और उसने इस तरह की बात की, मैं सेल्स के बारे में तो नहीं जानता हूँ, परंतु मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और उसने ऐसे ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे जिनकी वजह से हमारी बिक्री बढ़ गई। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता था, हैरी उस आदमी की काफ़ी मदद करता था। हैरी पूरी कंपनी में सच्ची रुचि लेता था। परंतु जब मैं रिटायर हुआ तो हैरी ही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक था। परंतु मुझे गलत मत समझना, मेरे दोस्त ने कहा। हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वह किसी के काम में अड़ंगा नहीं लगाता था। वह नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था। वह लोगों के पीठ पीछे बुराई नहीं करता था। वह ऑर्डर भी नहीं देता था। वह सिर्फ मदद करता था। हैरी इस तरह बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज़ से उसे फ़र्क पड़ता था। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और यही काफ़ी है वाला रवैया छोटी नकारात्मक सोच है। बड़े चिंतक अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते या हारते हैं। वे जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे इसके बदले में उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो। वह आदमी जो अपने डिपार्टमेंट के बाहर की हर समस्या को यह कहकर टाल देता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की चिंता करने दो, उसका रवैया उसे कभी लीडर नहीं बनवा सकता। इसका अभ्यास करें। बड़े चिंतक बनने का अभ्यास करें। कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखें। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने के काबिल होते हैं, और इन्हीं थोड़े से लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी दी जाती है। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी, घटिया, महत्वहीन चीज़ों को बाधा बना लेते हैं। हम इन 4 उदाहरणों को देखें। इससे आगे का वीडियो सुनने के लिए आप हमारे
पार्ट 4C को सुने। ये पार्ट 4 भी है, इससे आगे पार्ट 4C आएगा, उसको आप सुने। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के लिए। थैंक यू।